हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। और हम लोग आज बात कर रहे हैं इकोलॉजी के एमसीक्यूज के बारे में। और इकोलॉजी के एमसीक्यूज कितने हैं? 100 एमसीक्यूज हैं और काफ़ी बेनिफिट होगा यहाँ से आपको इस लेक्चर पूरा अटेंड करने में। तो आपको जो भी एमसीक्यूज हैं यहाँ से काफ़ी अच्छे हो जाएंगे और जो इकोलॉजिकल सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो सारे सारे यहाँ से कवर आपके हो जाएंगे। उसी क्रम में हम लोग पहला स्टेटमेंट को देखते हैं। और ये हमारे कैसे हैं, यानी कुछ इसमें सिंपल हैं और कुछ एडवांस एमसीक्यूज हैं। जैसे द स्टेटमेंट हमारा दिया है, ecology at the level of an individual organism refer to which sub-discipline that study studies how an organism physiological and behavior adapt to its environment। हिंदी में अगर देखते हैं, एक व्यक्ति जीव के स्तर पर पारिस्थितिकी कथन किस उप अनुशासन को संदर्भित करता है, जो ये अध्ययन करता है कि किसी जीव की शारीरिक क्रियाएं और व्यवहार कैसे उसके पर्यावरण के अनुरूप होते हैं। यानी फिजिकल और बिहेवियर जो इंटरेक्शन है हमारे एटमॉस्फेयर के लेवल की स्टडी है, तो वो क्या कहलाती है। ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस इसमें है, पहला है उसको पॉपुलेशन इकोलॉजी के नाम से जानते हैं, दूसरा है कम्युनिटी इकोलॉजी के नाम से जानते हैं, तीसरा इसमें है लैंडस्केप इकोलॉजी के नाम से जानते हैं, चौथा हमारा है फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी या फिर ऑट इकोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा, तो डी ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। फिजियोलॉजिकल इसको ऑट इकोलॉजी के नाम से भी जानते हैं हमारा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डी ऑप्शन ठीक होगा। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट है, सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला है, हु कॉइन्ड द टर्म इकोलॉजी। इकोलॉजी शब्द किसने गढ़ा या फिर किसके द्वारा दिया गया है। पहला ऑप्शन सोचते हैं, ईपी ऑडम साहब के द्वारा दिया है, एच राइटर साहब के द्वारा दिया है, अंस्ट हीकल के साहब के, या फिर प्रोफेसर रामदेव मिश्रा के द्वारा इकोलॉजी की बात की रही। तो सही हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, उसको अंस्ट हीकल साहब ने इकोलॉजी टर्म हमारा दिया है। तो एच राइटर साहब ने कभी कभी इन्होंने क्या है, इन्होंने सजेशन दिया था, इन्हें ओपिनियन दिया था या फिर हमारा सजेशन दिया था। क्या कहा गया था कि आप इकोलॉजी जो है, ये वर्ड को सजेस्ट किया गया था, रखा किसने था, तो अंश ठीकल, या फिर किसने सजेशन किया, किसने प्रस्ताव रखा था इकोलॉजी शब्द का, तो हमारा हो जाएगा एच रीटर साहब का। ई पी ओडम साहब, ई पी ओडम साहब को भी काफी पूछी जाता है इकोलॉजी में। तो ये हमारे क्या है, मॉडर्न फादर ऑफ इकोलॉजी। ठीक है, तो इसको भी याद रखना ही काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में पूछा है प्रोफेसर रामदेव मिश्रा या फिर प्रोफेसर आर मिश्रा, इनको भी हम इंडियन फादर ऑफ इकोलॉजी के नाम से जानते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट और आप लोग जानते हैं ना। तो ये वर्ड चारों के चारों बहुत महत्वपूर्ण है। ई पी ओडम साहब हैं, इनको मॉडर्न फादर ऑफ इकोलॉजी। आर एच राइटर साहब हैं, इन्होंने सबसे पहले सजेशन दिया, ओपिनियन दिया था हमारे किसका, इकोलॉजी वर्ड का। और अंस्ट हीकन साहब ने इकोलॉजी वर्ड, ठीक है, इनके द्वारा दिया गया था। प्रोफेसर रामदेव मिश्रा, इनको इंडियन फादर ऑफ इकोलॉजी के नाम से जानते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है। और क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा है, हु इज हु इज रिकॉग्नाइज्ड एज द फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया। ठीक है, फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया में किसको रिकॉग्नाइज किया था, तो अभी हमने बात की थी, तो ये है प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। दिस इज फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 है। और 4 में पूछा है, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा ऑब्टेन्ड हिज पीएचडी अंडर द गाइडेंस ऑफ, किसके गाइडेंस है, किसके अंडर में इन्होंने अपनी पीएचडी को कंप्लीट किया था। तो अभी हम लोगों ने ए बी और डी सब वर्ड क्लियर कर चुके हैं। तो प्रोफेसर डब्ल्यू एच
पियर्सल साहब के द्वारा इनको पीएचडी दिया गई या फिर पीएचडी की ट्रेनिंग की गई थी या फिर अंडर थे इन साइंटिस्ट के। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा है ईपी ओडम डिफाइंड इकोलॉजी एज द स्टडी, यानी ईपी ओडम ने पारिस्थितिकी को किसके अध्ययन के रूप में परिभाषित किया था। तो इन्होंने कहा गया था ओनली इंटरेक्शन अमंग द ऑर्गेनिज्म, नहीं भैया, इन्होंने कहा इंटरेक्शन अमंग ऑर्गेनिज्म एंड बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट, यानी जीवों के बीच और जीवों व उनके पर्यावरण के बीच अंतर क्रियाओं को हम लोग क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। तो बी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है, और 6 में पूछा है विच इंडियन कमेटी स्टेब्लिश इन 1972 वाज लेटर रीनेम्ड, हो गया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। इसके बाद में हमारा हो गया था, ठीक है, MOEVEF हमारा हो गया था। ये कब स्थापित हुई थी? तो सबसे पहले तो CPCB, उसको सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, इसकी फुल फॉर्म कई बार पूछी जाती है, ठीक है। CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये कहाँ आपको न्यू दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में है। NCPC नेशनल कमेटी फॉर एनवायरमेंट प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है, NCPC, ठीक है। तो बात की थी, तो NCPC को बाद में इसी का नाम चेंज करके हमारा क्या कर दिया था, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट कर दिया गया था। कब किया गया था? ये 1972, ठीक है। कितने 5, ठीक है, ये हुआ था, और इसके बाद में इसका नाम रीनेम कर दिया गया था 1972। 5 साल बाद हुआ था ये 1977 के आसपास इसको, ठीक है, इसको अभी क्लियर कर लेंगे इसको। इसके बाद में NVA नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है, ये कहाँ है? ये हमारा तमिलनाडु चेन्नई में है, चेन्नई तमिलनाडु, ठीक है। MOEFCC मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, ठीक है, ये भी हमारा न्यू दिल्ली में। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 है द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ इकोलॉजी, इकोलॉजी की बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट कौन सी है? तो स्ट्रक्चर यूनिट हमारी कौन सी है? ऑर्गेनिज्म है। स्ट्रक्चर यूनिट हमारी कौन सी है इकोलॉजी? वो है हमारी ऑर्गेनिज्म। इसके बाद में नेक्स्ट MCQs है, इसके बाद में पूछा है द फंक्शनल यूनिट ऑफ द इकोलॉजी, ठीक है। तो फंक्शनल पूछी जाए तो हमारी कौन सी हो जाए? इकोसिस्टम, हमारी फंक्शनल यूनिट हो जाए। बेसिक यूनिट हमारी क्या है? ऑर्गेनिज्म है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना दोनों के दोनों वर्ड से। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 है, पूछा है आ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज लिविंग इन अ डिफाइंड एरिया इज कॉल्ड, ठीक, कह रहे हैं एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म का है और सेम स्पीशीज, ठीक है, इसको क्या कहेंगे? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज लिविंग इन डिफाइंड एरिया, इसको हम लोग क्या कहेंगे? पॉपुलेशन कहते हैं इसको हम लोग पॉपुलेशन कहेंगे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 है, और 10 में पूछा है एन assemblage of population of different species living together in a particular area, एक एरिया में बहुत सारी स्पीशीज रह रही हैं तो उसको हम लोग क्या है? कम्युनिटी कहते हैं, इसको हम लोग कम्युनिटी कहेंगे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 है, पूछा है विच लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड्स बोथ बायोटिक बायोटिक कंपोनेंट्स इंटरेक्ट्स, ठीक है, कहाँ पे आपको बायोटिक और इनबायोटिक कंपोनेंट्स का इंटरेक्शन देखने को मिलता है? इकोसिस्टम में बायोटिक और इनबायोटिक दोनों का कंपोनेंट का इंटरेक्शन देखने को मिलता है। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 में पूछा है अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया विद डिफाइंड बाउंड्रीज इज टर्म्ड एज, लार्ज जियोग्राफिकल एरिया है और बाउंड्री से कवर है तो उसको क्या कहेंगे? उसको हम लोग
बायोम कहते हैं, बायोम कहते हैं हमारा, ठीक है। बायोम और बायोस्फीयर में बहुत, ठीक है, बायो कितने हैं 9, और बायोस्फीयर हमारे कितने हैं, एक ग्लोबल लेवल पे होता है बायोस्फीयर, ठीक है। इसको हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल इसको क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 का ए ठीक होगा। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है, और 13 में पूछा है द लार्ज इकोलॉजिकल यूनिट एन कंपसिंग ऑफ एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। तो किसके पार्ट हैं ये, हमारे क्या है, बायोस्फीयर के पार्ट है हमारे, ठीक है। बायोस्फीयर जीव मंडल किन किन से बन के बना है, हमारा वायुमंडल, जल मंडल और स्थल मंडल से बनकर है, जिसको हम लोग क्या है, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथो लिथोस्फीयर के नाम से जानते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, द स्टडी ऑफ इकोलॉजी एट द लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अगर इकोलॉजी की स्टडी की जाए सिर्फ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म पर, उसको क्या कहेंगे, उसको इंडिविजुअल को क्या, फिजियोलॉजी इकोलॉजी, ठीक है, फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी कहेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, पूछा है द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ स्पीशीज पर यूनिट एरिया और वॉल्यूम। पूछा है द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ स्पीशीज पर यूनिट एरिया, ठीक है, और वॉल्यूम इज कॉल्ड, क्या कहा जाएगा, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसको कई बार पूछा है, तो उसको पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं, इसको पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। इसके बाद में इसके बाद में क्वेश्चन नंबर है हमारा द बर्थ रेट इन आ पॉपुलेशन इस टर्म। तो बर्थ रेट को हम लोग किसके कहते हैं, नेटेलिटी, नेटेलिटी कहते हैं इसको, ठीक है, नेटेलिटी कहेंगे इसको, जन्म दर कहते हैं, मॉर्टेलिटी इसको मृत्यु दर कहते हैं, ठीक है, ये बहुत इजी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, पूछा है द डेथ रेट इन आ पॉपुलेशन इस। तो डेथ रेट को हम लोग क्या कहें, मॉर्टेलिटी कहते हैं, जन्म दर और मृत्यु दर के नाम से जानते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पूछा है द मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल इनटू अ पॉपुलेशन फ्रॉम अनदर एरिया। इसको क्या कहेंगे, हिंदी में कहेंगे किसी अन्य क्षेत्र से जनसंख्या में व्यक्तियों का प्रवेश करना, मतलब एक हमारी कम्युनिटी है, एक हमारी पॉपुलेशन है, और उस पॉपुलेशन में कोई हमारा एक व्यक्ति आ गया है, ठीक है, ये व्यक्ति हमारे आ गए हैं इसके अंदर, तो इसको क्या कहेंगे, कहाँ दूर से उसके, तो आने को, ठीक है, तो क्या कहेंगे, इमिग्रेशन, ठीक है, ये माइग्रेशन के पार्ट है हमारे, माइग्रेशन के पार्ट है। एक को कहते हैं इमिग्रेशन और एक को कहेंगे इमिग्रेशन, ठीक है, एमिग्रेशन और इमिग्रेशन। एमिग्रेशन की जहाँ पे आए तो मतलब कोई ना कोई हमारी कॉलोनी में या फिर स्पीसीज में इन हो रहा है, आ रहा है। एमिग्रेशन का मीन्स हमारा कोई ना कोई वहां से व्यक्ति इंडिविजुअल निकल रहा है उसको, ठीक है, तो पूछा है इन टू, इंडिविजुअल आया है और कहाँ से, अनदर एरिया से, इसमें कोई व्यक्ति अनदर एरिया से आया है, तो वो क्या कहलाएगा, तो वो हमारा क्या है, इमिग्रेशन कहलाएगा, ठीक है। आई से याद रखना, इमिग्रेशन, आई मीन्स इन, मतलब कोई ना कोई आया है, एमिग्रेशन कोई गया है। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा द मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल आउट ऑफ द पॉपुलेशन अनदर एरिया, है ना, एक हमारी इसमें से भाई साहब चले गए हैं, इसमें से भाई साहब कम्युनिटी से चले गए हैं दूसरे कहीं के लिए, उसको क्या कहेंगे, ये आउट हो गए हैं, आउट को क्या कहें, इमिग्रेशन, ठीक है, आए हैं उनको क्या है, इमिग्रेशन। तो दोनों सिमिलर वर्ड हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट है द फार्मूला, ठीक है, डी एन अपॉन डी टी आर एन रिप्रेजेंट विच टाइप ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ। ये हमारे कैसा, किसको रिप्रेजेंट करता है, ये लॉजिस्टिक ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है, पूरे फार्मूला की बात की है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन साइज में है, कितने टाइम है, डी फोर टाइम है, आर फोर हमारे किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रेट को रिप्रेजेंट करता है हमारा, ठीक है, पॉपुलेशन साइज को, टाइम को,
तो ये किसको करता है हमारा, लॉजिस्टिक ग्रोथ फार्मूला है हमारा, लॉजिस्टिक ग्रोथ विच रिप्रेजेंट फार्मूला। ठीक है, ये फार्मूला ये फार्मूला तो है, अभी इसको अभी एक्सप्लेन कर। ठीक है, इस तरीके से कुछ इसका ग्राफ बनता है, सिग्मॉइड ग्राफ इसका इस तरीके से बनता है इसका। ठीक है, अब इसमें पूछा है इसमें द फार्मूला dn/dt रिप्रेजेंट विच टाइप ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ। तो ये पॉपुलेशन ग्रोथ हमारे के एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है, इसको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को। ठीक है, इसको लैग फेज कहते हैं। ठीक है, इसको लॉग फेज के नाम से जानते हैं, और ये हमारा स्टेशनरी फेज होगा, स्टेशनरी फेज है हमारा, तो इसको याद रखना। ठीक है, और लॉग फेज को हम लोग एक्स एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के नाम से जानते हैं। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा है, तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद में पूछा है एन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व, यानी जो जे कर्व हमारा बनना था, इसको अकर्स व्हेन, ये कब बनेगा। तो रिसोर्सेस आर लिमिटेड नहीं, रिसोर्सेस आर अनलिमिटेड एंड देयर आर नो लिमिटेशन, कोई फैक्टर नहीं है। ठीक है, लिमिट के कोई फैक्टर नहीं है, और जो भी बॉडी को ग्रोथ करने के लिए जो फैक्टर चाहिए, जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो भरमार है, अवेलेबल है, मतलब सोर्सेस अनलिमिटेड हैं और कोई लिमिट कुछ नहीं। तो इसको जे कर्व दर्शाता है, जे कर्व बनता है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट है, ठीक है, आ लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, एस कर्व शो दैट पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, कंटिन्यूस और इंडेफिनिटी होती है, नॉट इज अ नॉट अफेक्टेड बाय द एनवायरनमेंट होती, इज अ लिमिटेड बाय एनवायरमेंटल कॉन्स्टेंट्स एंड कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, तो सी ऑप्शंस हो जाएगी, ये कंटिन्यूस नहीं होती है हमारे, इज ए लिमिटेड हमारी होती है एनवायरमेंटल कॉन्स्टेंट। ठीक है, और कैरी कैपेसिटी के, तो एक्स लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व हमारा है सो द पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23 है, आ लार्ज रीजनल एरिया विद स्पेसिफिक क्लाइमेट एंड इकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इस हमारे। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, बायोम कहेंगे इसको। एक लार्ज एरिया है जहाँ स्पेसिफिक क्लाइमेट और स्पेसिफिक इकोलॉजिकल करेक्टर देखने को मिलते हैं, ये बायोम है। 4 इंडिया में पाए जाते हैं और 5 हमारे आउट ऑफ कंट्रीज हैं। विच आर फॉलोइंग इज नॉट आ वन ऑफ द 4 मेजर बायोम इन इंडिया। अभी बात की थी, इन निम्नलिखित में से कौन सा उल्लेखित भारत के 4 प्रमुख बायोम में से नहीं है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ये हमारे इंडिया में मौजूद है, डेसिडुअस रेन फॉरेस्ट ये हमारे इंडिया में मौजूद है, डिजर्ट ये भी हमारे इंडिया में मौजूद है, टुंड्रा ये नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये कहाँ देखने को मिलेगा, ये पोल पे देखने को मिलता है। फिर इंडिया में कौन सा चौथा बचा, तो इंडिया में चौथा है एल्पाइन। ठीक है, एल्पाइन कहाँ देखने को मिलता है, ये माउंटेन पे, माउंटेन हाइट पे जो पाए जाते हैं ट्रीज या वृक्ष, वहां देखने को मिलते हैं, उनको एल्पाइन कहते हैं, यानी हाई लेटीट्यूड। इसके बाद में नेक्स्ट है, इन इंडिया की बात की जाए, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड। ठीक है, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं, तो ये कोस्टल रीजन यानी वेस्टर्न घाट और असम में एक तरफ देखने को मिलेंगे, अंडमान आइसलैंड की तरफ देखने को मिलेंगे। कौन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात की जाए। इसके बाद में नेक्स्ट है, उसमें पूछा है द मीन एनुअल टेम्परेचर रेंज ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, क्या टेम्परेचर कितना रहता है, तो ये रहता है हमारा मध्यम रहता है, न ज़्यादा ठंड न ज़्यादा गर्मी, यानी 23 से लेकर 27
डिग्री सेंटीग्रेड तक ये देखने को मिलता है। ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इसके बाद में पूछा है एनुअल प्रिसिपिटेशन इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, कई बार पूछा है उष्ण कटिबंधीय वर्षावन में वार्षिक वर्षा कितनी होती है। तो ये 150 से लेकर 400 सेंटीमीटर यानी 1500 से लेकर 4000 मिलीमीटर आपको रेन देखने को मिलती है। इसके बाद में नेक्स्ट है 28 है टॉल ट्री इन TRFS यानी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफन हैव द बटरस रूट्स प्राइमरी फॉर्म। तो सबसे पहले तो यही कई बार पूछा जाता है, जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में कौन से रूट्स पाई जाती हैं। तो कौन से रूट्स पाई जाती हैं, बटरस रूट्स पाई जाती हैं। इनका वर्क क्या होता है, ये वाटर एब्जॉर्प्शन का काम करती है, सपोर्टिंग एंड स्टेबिलिटी करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड स्ट्रॉन्ग नहीं भी है। तो बी ऑप्शन ठीक है, सपोर्ट एंड स्टेबिलिटी का काम करती है। कौन, बटरस रूट्स कहाँ पाई जाती हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ पाया जाता है, कोस्टल रीजन पे आपको देखने को मिलेगा। ये वेस्टर्न घाट पे आपको देखने को मिलेगा, असम में आपको देखने को मिलेगा, और ठीक है आइलैंड पे आपको देखने को मिलता है। इसके बाद में है द लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ वेजिटेशन इन अ रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट में कुछ प्लांट में कुछ लेयर्ड पाई जाती है, उस लेयर्ड का क्या कहा जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, बटरेसिंग तो रूट पाई जाती है हमारी, ठीक है, इसको कहते हैं मल्टी स्टोर्ड वेजिटेशन कहते हैं, बहुस्तरीय वनस्पति के नाम से जानते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 30 है, पूछा है विच एडेप्टेशन हेल्प रेन फॉरेस्ट लीव्स सेड एक्सेस वाटर। इसमें पूछा है कौन सा अनुकूल वर्षावन की पत्तियों को अतिरिक्त पानी बहाने में मदद करता है। वर्षावन होता है तो वर्षावन में बहुत ज्यादा बारिश को देखने को मिलती है, तो उनकी लीव्स कैसी होती हैं जिसकी वजह से पानी, एक्सेस पानी को बाहर भेज सके। तो कैसे होंगे, ड्रिप ट्रिप होती है, ड्रिप ट्रिप होते हैं, मतलब इस तरीके की उनकी शेप है, उनपे पानी रुकता नहीं है और पानी इजीली से क्या हो जाता है, ठीक है, ड्रिप हो जाता है, नीचे फॉल हो जाता है। तो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 होगा, और क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा है वुडी क्लाइंबिंग प्लांट्स कॉमनली इन द TRFS यानी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में वुडी क्लाइंबिंग प्लांट्स पाए जाते हैं, मतलब ऐसे प्लांट्स होते हैं जो दूसरे प्लांट पे ग्रो करते हैं, चढ़ते हैं दूसरों के मदद, जिसको एपीफाइटिक भी नाम से जानते हैं, एपीफाइटिक प्लांट कहते हैं। ठीक है, तो ये कौन से हैं, इन नाम पूछा है, ऐसे प्लांट को इनमें क्या कहा जाता है, तो उनको कहते हैं लाइनास देखने को मिलते हैं। ठीक है, न जाने कितनी बार पूछे हैं, लाइनास वृक्ष कहाँ देखने को मिलेंगे, तो आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं। ये ऐसे वृक्ष होते हैं जो दूसरों की सहायता से उगते हैं या फिर दूसरे प्लांट पे उगते हैं। इसके बाद में 32 है अ कॉमन सिम्बायोटिक एसोसिएशन फाउंड इन द रेन फॉरेस्ट ट्री रूट्स। जो रेन फॉरेस्ट ट्री होती है उनमें कॉमन सिम्बायोसिस देखने को मिलता है, वो क्या कहलाता है, तो ये है लाइकेन। तो लाइकेन में हम लोग इसका फंजाई को आपको यहाँ देखने को मिलता है, एल्गी का एसोसिएशन देखने को, माइकोराइजा। ठीक है, तो माइकोराइजा एक हमने पढ़ी थी फंजाई का एसोसिएशन, दूसरा हमने क्या है, ठीक है, पाइनस का, और दूसरा है एक फंजाई का है, और दूसरा हमारा क्या है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जिसको TRFS कहते हैं। तो इसमें क्या है, माइकोराइजा देखने को मिलता है आपको। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 है, पूछा है विच बायो इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्पर्स वेजिनेशन यानी बहुत बिखरा बिखरा वेजिनेशन, दूर दूर प्लांट देखने को मिलेंगे, लो रेनफॉल यानी वहां पे वर्षा बहुत कम होती है, और हाई इवोपरेशन देखने को मिलता है यानी उच्च बाष्पीकरण देखने को मिलता है। ये सब किसकी घटना है यहाँ पे, यानी टेम्परेचर वहाँ ज्यादा होगा, जो टेम्परेचर ज्यादा होगा और गर्मी बहुत ज्यादा पड़ेगी, तो हाई इवोपरेशन वहां पर देखने को, ये किसका है, डिजर्ट का है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 35 है, पूछा है आ बायोम डोमिनेट बाय द ग्रासेस हैं विद सीजनल ड्राफ्ट देखने को मिलेगा, यानी सूखा देखने को मिलता है और फायर, आग लग जाती है वहां पे, तो कहाँ देखने को मिलता है, ये है ग्रासलैंड से हमारे।
ये सीजनल ग्रास होती है, सूख जाती है, फिर उसके बाद घास के मैदान होते, फिर उसमें आग लग जाती है, इसको ग्रास लैंड्स कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 है, पूछा है द कोल्ड ट्री लेस है बायोम विद, ठीक है, परमाफ्रोस्ट। परमाफ्रोस्ट एक लेयर्स होती है जो किसमें देखने को मिलती है, कॉम्पैक्ट लेयर होती है सॉइल की। तो कैसा है, एक कोल्ड देखने को मिलेगा, बहुत ठंडा है और कोई पेड़ नहीं है, कहाँ देखने को मिलेंगे, ये हमारे टुंड्रा कहलाते हैं, ठीक है। आर्कटिक मतलब पोल पे आपको देखने को मिलते हैं इस तरीका से, आर्कटिक टुंड्रा, ठीक है। एल्पाइन फॉरेस्ट का आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, माउंटेन पे देखने को मिलते हैं। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट है which biome is also known as taiga has cone bearing evergreen trees, ठीक है, इनको टैगा कहते हैं और इनमें आप कोन्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो कौन से हैं, तो इनको कहते हैं कॉनिफेरस फॉरेस्ट या फिर बोरियल फॉरेस्ट। न जाने कितनी बार पूछा है इसको, ठीक है। 36 का बी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 37 है। 37 में पूछा है इसमें द इंटरेक्शन बिटवीन अ बी यानी मधुमक्खी एंड ओन आर्किड फ्लावर फॉर पॉलिनेशन इज एन एग्जाम्पल सा। तो फ्लावर को भी फायदा है और हनी मक्खी मधुमक्खी उसको भी फायदा है, क्योंकि हनी को आपको क्या यहाँ पे मिल जाता है, तो हनी को इसमें, ठीक है, कुछ फ्लावर्स होते हैं तो इनको यहाँ से नेक्टर मिल जाता है और इनका पॉलिनेशन भी हो जाता है। इसको ये कैसा फिनोमेना है, दोनों को फायदा है, तो ये हमारा क्या है, म्यूचुअलिज्म है। मतलब ऐसा ड्यूअल बॉडी, ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे सिम्बायोसिस जहाँ दोनों को फायदा ही फायदा है, तो उसको हम लोग म्यूचुअलिज्म कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा द लाइफ सपोर्टिंग जोन ऑफ अर्थ। लाइफ का जो सपोर्टिंग जोन है वो हमारा कौन से, बायोस्फीयर है। और बायोस्फीयर किन से मिलकर बना है, एटमॉस्फेयर से मिलकर बना है, जहाँ आपको हवा देखने को मिलती है। हाइड्रोस्फीयर से मिलकर मिला, जहाँ पानी है। लिथोस्फीयर, जहाँ पे आपको भूमि देखने को मिलती है। तो इन सबको हम क्या है, बायोस्फीयर के नाम से जानते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 39 है। अब पूछा है विच कंपोनेंट इज नॉट अ बायोटिक फैक्टर ऑफ एन इकोसिस्टम। ऐसा इनमें कौन है जिनमें जान नहीं है, लिविंग नहीं है, कोई मेटाबॉलिज्म नहीं है। तो टेम्परेचर, सॉइल और वाटर, ये दोनों के हमारे कैसे हैं, ये ठीक है, ये हमारे कैसे हैं, अबायोटिक है। अबायोटिक ऊंचा है, बायोटिक, तो बायोटिक कौन है हमारा, बैक्टीरिया, ये हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म। डी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, और 40 में पूछा है आ सेल्फ sufficient and self-regulate system formed by the interaction biotic और abiotic component। बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट से जो सेल्फ रेगुलेट होता है वो हमारा इकोसिस्टम कहलाते हैं। वो क्या है, इको सिस्टम है हमारा। इसके बाद 41 है, पूछा है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल एंड एनवायरमेंट कैन सपोर्ट इट्स। मैक्सिमम नंबर पूछिए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब सिंगल स्पीसीज, ठीक है, सिंगल की बात है तो पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाती है। मैक्सिमम नंबर हमारा कैरिंग कैपेसिटी कहलाती है। इसके बाद में 42 होगा एल्पाइन। अभी हमने बात की थी, एल्पाइन कहाँ देखने को मिलती है, एल्पाइन टुंड्रा, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगी, ऊपर ऊपर कहाँ, माउंटेन पे देखने को मिलेगी। तो हाई माउंटेन टॉप्स अबव द ट्री लाइन, ठीक है, जो ट्री लाइन से ऊपर टॉप्स माउंटेन पे आपको देखने को मिलती है। पोलर रीजन टुंड्रा आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, ये कौन से, टुंड्रा फॉरेस्ट यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है ट्री इन कॉन्फिफेरेंस है, ठीक है, कॉनिफेरेंस फॉरेस्ट हैव निडल लाइक लीव्स टू। क्यों निडल लाइक लीव्स रखते हैं कॉनिफेरेंस में, तो इसलिए रिड्यूस, ठीक है, ये प्रिवेंट करते हैं रिड्यूस वाटर लॉस। वी ऑप्शन हमारा ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है 44 है, पूछा है विच बायोम इज कैरेक्टराइज्ड बाय द ट्री दैट shed their leaves during the particular season to conserve water।
अभी आपने देखा होगा कुछ वन ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर सीजन, मतलब गर्मी की ऋतु आने से पहले अपनी पत्तियों को सेड कर देते हैं, गिरा देते हैं, ताकि वाटर को कंजर्वेशन किया जाए। इसको हम लोग क्या कहते हैं? पतझड़। डेसिडुअस फॉरेस्ट कहते हैं इसको, डेसिडियस फॉरेस्ट कहते हैं। कॉनिफरेंस अभी हमने बात की थी, ये कैसे होते हैं? इनकी पत्ती नीडल लाइक होती है। ठीक है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, और इसके बाद टुंड्रा, ये कहाँ आपको देखने को मिल रहे थे? ये पोल पे देखने को मिल रहे थे। पोल पे कैसे? ये बर्फ बहुत ज्यादा होती है कोल्ड डिजर्ट में। इसके बाद में नेक्स्ट है, इन विच बायोम वुड यू लाइक मोस्ट लाइकली फाइंड द। ठीक है, अभी मैं बात की थी फर्माफ्रोस्ट। फर्माफ्रोस्ट या परमानेंटली फ्रोजन लेयर ऑफ सॉइल की देखने को मिलती है। ये कहाँ आपको देखने को मिली? तो ये अभी बात हमने की थी, ये आर्कटिक टुंड्रा में देखने को मिल रही थी। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हो जाता है ये सॉइल के बारे में। ठीक है। परमाफ्रोस्ट सॉइल कहाँ देखने को मिलती है? आर्कटिक टुंड्रा में देखने को मिलती है। इसके बाद में 46 है, और 46 में पूछा है द प्राइमरी फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द टाइप ऑफ बायोम इन अ टेरेस्ट्रियल रीजन एंड एक स्थलीय बायोम के प्रकार को निर्धारित करने वाला प्राथमिक कारक कौन सा है? तो बायोम का इसलिए निर्धारित क्योंकि वहाँ के स्पेसिफिक क्लाइमेट मिलेगा और स्पेसिफिक वहाँ का टेम्परेचर, स्पेसिफिक वहाँ पे वर्षा देखने को मिलती है, जिसको प्रिसिपिटेशन कहते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से उसको बायोम कहा गया। इसके बाद में 47 है, प्लांट इन डिजर्ट बायोम ऑफन हैव रिड्यूस्ड लीफ, जिसको स्पाइंस कहते हैं, एंड फ्लैसी स्टेम टू। ठीक है, फ्लैसी स्टेम होता है, क्यों? क्योंकि वाटर कंजर्वेशन के लिए ये सब एडोप्टेशन है हमारे किसके? प्लांट के हमारे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 48 है, पूछा है कोस्टल सी कोस्टल, ठीक है, यानी समुद्र के किनारे बायोम इन इंडिया है प्राइमरली इन एग्जांपल्स विच ऑफ इकोसिस्टम। तो हमारे अभी बात की थी, तो कैसे हैं ये? कोस्टल है, मैरिन इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं। ठीक है, अभी हमने बात की थी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी आपको वेस्टर्न घाट पे आपको देखने को मिल रहे थे। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा which of the following biomes has a lowest net प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा है, ऐसा बायोम कौन सा है इसकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, लो है, लोएस्ट है? तो वो है हमारी डिजर्ट। अच्छा, तो यहीं पे समझ लेते हैं फिर मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी हमारी किसकी है? तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की, ये हमारे मैक्सिमम, इसको याद रखना। इसके बाद में नेक्स्ट है, ठीक है, अभी हमने बात की थी एपीफाइटिक प्लांट ग्रो ऑन अदर प्लांट्स, सपोर्ट के लिए दूसरे पे ग्रो करते हैं, उगते हैं, इज आर अबंडेंट विच बायोम। अभी हमने बात की थी, तो कौन है? इसको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में देखने को मिलेंगे, और कौन है? लाइनास। ठीक है, लाइनास है, इसको याद रखना। इसके बाद में नेक्स्ट है 51 है, और 51 में पूछा है इन लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व की बात कर रहे हैं, द पॉइंट एट विच पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बिकम्स जीरो। एक ऐसी अवस्था आ जाती है, ऐसी अवस्था आ जाती है इसको, ठीक है, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व में ये ऐसी अवस्था आ जाती है, फिर नीचे डाउन होने लगता है, तो उसको क्या कहेंगे? जब डाउन होने लगता है, ग्रोथ कैसी होगी? जीरो हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, इसको कैरिंग कैपेसिटी के कहते हैं उसको। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट है हमारा इन द पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है, इक्वेशन, इसको डी एन टी आर एन। तो व्हाट इज आर? आर रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? तो आर रिप्रेजेंट हमारा क्या? रेट को रिप्रेजेंट करता है, इन स्ट्रिंग्स रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। इसके बाद में नेक्स्ट है 53, पूछा है व्हेन डज अ पॉपुलेशन टिपिकली शो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपको कब देखने को मिलेगी? तब देखने को मिलेगी रिसोर्सेस हमारे कैसे हो? अनलिमिटेड हो, व्हेन द कॉलोनीज आर न्यू हैबिटेट विद अबंडेंट रिसोर्सेस। ठीक है,
यानी एनवायरमेंटल कोई लिमिटेशन नहीं हो, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, और हमारे सोर्सेस हमारे अनलिमिटेड हो। ठीक है, तो 53 का हमारा एक क्वेश्चन हमारा ठीक हो जाएगा। इसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, एस शेप ऑफ लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व इज ड्यू टू। ठीक है, यानी अभी हमने बात की थी लॉजिस्टिक कर्व एस शेप हमारा क्यों हो जाता है, इसलिए हो जाता है इंक्रीज एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस एज पॉपुलेशन ग्रोथ। जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ करती है वैसे एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस कम होने लगते हैं, एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस बढ़ने लगते हैं, जिससे उसकी ग्रोथ रुकने लगती है हमारी। ठीक है, जैसे उनमें आपस में कंपटीशन बढ़ने लगेगा, सोर्स ऑफ फूड हमारे लिमिटेशन होने लगेगा, हैबिटेट भी लिमिटेशन होने लगेगा, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ में कमी आने पर इफ इमिग्रेशन। ठीक है, इफ इमिग्रेशन यानी कोई कॉलोनी है, कोई इसमें आ रहा है, अंदर आ रहा है, ठीक है, इन हमारा हो रहा है। एंड ठीक है, नेटिलिटी, इफ इमिग्रेशन एंड नेटिलिटी ग्रेटर आ रहा है, और मृत्यु, नेटिलिटी हमारी क्या है उसमें डेथ कैसी हो रही है, ज्यादा है, ग्रेटर देन द इमिग्रेशन एंड मोर्टेलिटी, यानी कम जा रहे हैं और डेथ भी यहाँ कम कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, तो पॉपुलेशन कैसी हो जाएगी, तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी, पॉपुलेशन बढ़ जाएगी भैया। ठीक है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है, बिल्कुल ध्यान में रखना है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट है द फार्मूला फॉर लॉजिस्टिक ग्रोथ इन कॉर्पोरेट कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, कैपेसिटी इन कॉर्पोरेट कैरी कैपेसिटी होती है, जहाँ पे ग्रोथ शून्य हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, तो उसको कैसे फॉर्मूला डिनोट करते हैं, तो इसको करते हैं आर एन के एन अपॉन के। ठीक है, ये उसका फॉर्मूला है इसको, तो यानी बी हमारा ठीक हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है population with a high proportion of young individual and high natality लाइक है, यानी युवा व्यक्तियों की उच्च अनुपात और उच्च जन्म दर वाली जनसंख्या क्या होगी, तो इसकी जो पिरामिड होगा, यानी इंडिविजुअल पूछा, हाई प्रोपोर्शन होगा यंग इंडिविजुअल एंड हाई नेटिलिटी, जन्म ज्यादा होगा, और उसको स्टेबल ग्रोथ पिरामिड कहते हैं उसको। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 58 है द मैक्सिमम पोटेंशियल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन अंडर आइडियल कंडीशन इज। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, आदर्श परिस्थिति में किसी जनसंख्या की अधिकतम संभावित वृद्धि दर उसकी क्या है, उसकी बायोटिक पोटेंशियल है, एनवायरमेंटल, तो उसकी बायोटिक पोटेंशियल है, क्या है, बायोटिक पोटेंशियल है। इसके बाद में 59 है, और पूछा है द सम ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट लिमिट पॉपुलेशन ग्रोथ इज कॉल्ड, तो उसको हम लोग एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, लॉजिस्टिक फार्मूला में इसको देखते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है द रिलेशनशिप वेयर वन ऑर्गेनिज्म बेनिफिट्स एंड अदर अनअफेक्टेड। ऐसा है, एक को तो पॉजिटिव हो ही रहा है और दूसरे को कोई ना उसको हानि है ना उसको नुकसान है, तो इसको हम लोग क्या कहें, इसको कॉमन सिलिज्म कहेंगे, इसको कॉमन सिलिज्म कहेंगे हमारा। ठीक है, यानी एक को प्रॉफिट होगा, दूसरे को ना हानि है ना कोई लॉस है, इसको कॉमन सिलिज्म कहेंगे। ठीक है, म्यूचुअलिज्म में दोनों व्यक्ति को मतलब प्रॉफिट होगा, पैरासिटम को एक को प्रॉफिट एक को हानि, इसको पैरासिटिक कहेंगे। ठीक है, कंपटीशन का हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे जब भी कोई आएगा। तो इसके बाद में नेक्स्ट है द फंक्शनल रोल ऑफ स्पीशीज इन इट्स इकोसिस्टम इंक्लूड्स इट्स रिसोर्सेस यूज इंटरेक्शन। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, किसी प्रजाति के उसके पारिस्थितिक तंत्र में क्रियात्मक भूमिका, उसमें उसके संसाधन का उपयोग और अंतर क्रियाएं शामिल है, उसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, निश्चय कहेंगे उसको। यानी कोई व्यक्ति है, उस पर्यावरण में हैबिटेट उसकी क्या है, उसके इंटरेक्शन हमारे कैसे हैं,
और कौन कौन से संसाधन को पर्यावरण से यूटिलाइज कर रहा है जिसकी वजह से अपनी प्रॉपर ग्रोथ कर रहा है, तो उसको नीचे कहेंगे उसको। इसके बाद में नेक्स्ट है 62, पूछा है द टर्म फॉर अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंटरेक्शन विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट। फिजिकल एनवायरनमेंट से इंटरेक्शन कर रहा है उसको क्या कहेंगे। टर्म कम्युनिटी के लिए पूछा है, ऑर्गेनिज्म इंटरेक्टिंग विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट, फिजिकल देयर एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट कर रहा है उसको हम लोग इकोसिस्टम कहेंगे। 62 का सी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है 63 है, पूछा है विच ऑफ दीज आर बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। पूछा है अबायोटिक, ठीक है, अबायोटिक हमारा कौन है इसमें, ठीक है, तो ये सब अबायोटिक है और पूछा है बायोटिक, ठीक है। तो डिकम्पोजर हमारे कैसे हैं, ये बायोटिक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके बाद में पूछा है 64 है, पूछा है इन आ इकोसिस्टम द फ्लो ऑफ एनर्जी। इकोसिस्टम है तो इकोसिस्टम एक एनर्जी होती है जो एक फ्लो में चलती है, उसको कैसा होगा, यूनि डायरेक्शनल होता है, ठीक है, यानी एनर्जी फ्लो यूनिक डायरेक्शन, ये लॉ ऑफ लिंडमैन ने दिया था, ठीक है। यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म कहीं से जो भी एनर्जी ऑब्टेन करेगा तो उस एनर्जी का, ठीक है, जैसे 100 उसने किलो कैलोरी ऊर्जा ली, अब उसमें से 90 वो खुद पे अपने आप को मेटाबॉलिज्म को चालू करने के लिए यूज कर लेगा और 10% उसकी क्या करेगा, स्टोर करके रखता है, ठीक है। तो 10% एनर्जी ही एक ट्रॉफिक लेवल में कन्वे होती है, इसको हम लोग ला किसके नाम से जानते हैं, लेडमैन ने दिया था, ला ऑफ एनर्जी फ्लो कहते हैं हमारा, ठीक है। कैसा होता है, यूनिक डायरेक्शनल होता है। इसके बाद में नेक्स्ट है 65 है, पूछा है द द प्रोसेस बाय विच नाइट्रोजन इज कन्वर्ट इनटू अमोनिया बाय बैक्टीरिया, ठीक है। नाइट्रोजन हमारी कन्वर्ट हो रही है किसमें, अमोनिया में, ठीक है। तो क्या है, इसको नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रही है। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्यों हो रही है, इसलिए हो रहा है क्योंकि 78% हमारी नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में होती है, ये फिक्स रहती है, तो उससे नाइट्रोजन से अमोनिया में कन्वर्ट हो रहा है, तो बाई फिक्सेशन हो रहा है हमारा नाइट्रोजन का। इसके बाद में नेक्स्ट है प्रोफेसर रामदेव मिश्रा स्टेब्लिश्ड टीचिंग एंड रिसर्च इन इकोलॉजी एट विच यूनिवर्सिटी। अभी हमने बात की थी, कहाँ इन्होंने की थी पीएचडी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू उत्तर प्रदेश में। इसके बाद में नेक्स्ट है इसमें द ईयर विच अंश हीकल कॉइन्ड द टर्म, ठीक है। अंश हीकल साहब ने इकोलॉजी टर्म दिया था, कौन सा था, तो 69 याद रखना, ठीक है। 1869 में इन्होंने टर्म दिया था इकोलॉजी। आर ईटर साहब ने सजेशन किया था, आर रीटर साहब ने। इसके बाद में नेक्स्ट है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेबल एनसीपीसी इन विच ईयर। तो एनसीपीसी अभी ने बात की थी कौन से, 1972 में स्टेबल किया गया था इसको, ठीक है। ये शुरुआत में आया था, क्वेश्चन हम लोगों ने एक्सप्लेन कर चुके हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट वाज द फॉर्म्ड इन इंडिया, ठीक है। एनसीपीसी को बाद में कन्वर्ट कर दिया था किसमें, ठीक है, बाय द रीनेमिंग, है ना। तो ये कब हो गई थी, 5 साल बाद, 1972 के बाद 5 साल, 1977 में इसको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट कर दिया गया था। इसके बाद में हमारा है नेक्स्ट, पूछा है आर एच रीटर साहब है, से कंट्रीब्यूशन टू इकोलॉजी बास दैट ही, ये इन्होंने क्या काम, पॉइंट द टर्म इकोलॉजी नहीं भैया, इन्होंने सजेशन किया था, डिफाइंड मॉडर्न इकोलॉजी नहीं, फर्स्ट यूज द टर्म इकोलॉजी इन द लिटरेचर, ठीक है। तो फर्स्ट यूज टर्म इकोलॉजी किया था इन अ लिटरेचर, साहित्य में पहली बार उन्होंने टर्म को यूज किया था, लिटरेचर, ठीक है। तो ये कई बार कंफ्यूजन बिल्कुल आर एच रीटर साहब और
इसके बाद में हमारा नेक्स्ट है 71 है, द फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स इन इकोलॉजी इन इंडिया वाज फॉर्म्ड बाय। ठीक है, तो पहली बार इन्होंने किसने, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा के द्वारा दिया। ठीक है, इकोसिस्टम, इकोसिस्टम टर्म पॉइंट बाई एजी टेंस के साथ, एजी टेंस लेवल। ठीक है, इन्होंने दिया था, इसको भी याद रखना। इकोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, इकोलॉजी दो साइंटिस्ट को याद रखना, अर्नस्ट हीकल और एच रीटर। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट 72, विच एडेप्टेशन इज कॉमन इन बोथ डिजर्ट प्लांट, यानी डिजर्ट प्लांट कैसे होते हैं, जीरोफिट्स होते हैं एंड कॉनिफेरेंस। ठीक है, तो दोनों के दोनों पानी की कमी होती है इनमें, इसको तो रिड्यूस लीफ सरफेस एरिया, मिनिमाइज द वाटर। ठीक है, बटरस रूट्स हमारी नहीं, डिप ट्रीज नहीं। ठीक है, तो रिड्यूस लीफ सरफेस एरिया टू मिनिमाइज द वाटर लॉस। ठीक है, तो बी हमारा ऑप्शन है जो दोनों प्लांट में आपको देखने को मिलेगा, कॉनिफरेंस और डिजर्ट प्लांट में। इसके बाद में नेक्स्ट 73, द टेम्परेट फॉरेस्ट बायोम एक्सपीरियंस। ठीक है, अभी बात कर ले रहे हैं टेम्परेट, तो कैसे होते हैं ये टेम्परेट हमारे, कैसे होते हैं इनमें, एक्सट्रीमली कोल्ड विंटर्स एंड, ठीक है, परमाफ्रोस्ट देखने को मिलता है इनमें, डिस्टिंक्ट वार्म समर देखने को मिलती है, कोल्ड विंटर्स विद मॉडरेट परसिप्स। ठीक है, तो सी हमारा इसका करेक्टर्स है हमारा। ठीक है, डिस्टिंक्ट, ठीक है, गर्मी में गर्म देखने को मिलेंगे, ठंड में ठंडे देखने को मिलते हैं वहां पे, और वर्षा कैसी होती है, सामान्य होती है। कौन से वनों की बात यहाँ पे चल रही है, ये टेम्परेट वन की बात चल रही है। इसके बाद में नेक्स्ट है 74 है, द सॉइल इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज ऑफन न्यूट्रिएंट पुअर। ठीक है, अभी हम बात की थी, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं तो वहाँ की मिट्टी में उपजाऊ कम होते हैं, न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसलिए होता है रैपिड डीकम्पोज, वहाँ पे डीकम्पोजिशन साइकिल बहुत रैपिड होता है, अपटेक बाय द डेंस वेजिटेशन, रिसाइकल न्यूट्रिएंट्स, जो भी रिसाइकल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, क्योंकि वहाँ वन बहुत ज़्यादा होता है, प्लांट वो तुरंत अपटेक कर लेते हैं, जिसकी वजह से मिट्टी में स्टोर करने के लिए न्यूट्रिएंट्स हमेशा डिफिशियंसी रहती है हमारा। इसके बाद में ये क्या है, ये भी हमारे कंपटीशन के एग्जांपल्स है। इसके बाद में है विच ऑफ द फॉलोइंग बायोम्स इज मोस्ट ससेप्टेबल टू फायर, विच आर द नेचुरल पार्ट ऑफ द इकोलॉजिकल साइकिल। ये हमारा कौन सा, जहाँ आग लग जाती है तो वो हमारे घास के मैदान, ग्रास लैंड हमारे फॉरेस्ट है। इसके बाद में नेक्स्ट है 76 है, पूछा है, ठीक है, कार्निवोरस प्लांट्स होते हैं लाइक पिचर्स हमारे प्लांट्स को, ठीक है, आर ऑफन फाउंड इन द न्यूट्रिएंट पुअर हैबिटेट में। ठीक है, ऐसे जहाँ मिलते हैं जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, वो कहाँ आपको देखना, बोगोस एंड सर्टेन एरियाज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, बॉक्स। इसके बाद में है द लेयर ऑफ इन अ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट दैट रिसीव द मोस्ट सनलाइट। ठीक है, तो लेयर की अगर बात की जाए तो कौन सी लेयर सबसे ज़्यादा सनलाइट को रिसीव करेगी, तो जो लेयर, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें प्लांट्स बहुत डेंसिटी देखने को मिलती है, तो ऊपर लेयर सबसे ज़्यादा जो सनलाइट को रिसीव करेगी, बिल्कुल एक कवर पर लेयर बन जाती है, इसको क्या कहते हैं, इसको कैनोपी कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 78, पूछा है आ लाइकली डिफरेंस बिटवीन द आर्कटिक और एल्पाइन टुंड्रा। ठीक है, आर्कटिक हमने बात की थी, कहाँ पे आप देखने को मिला है, पोल पे ये देखने को मिला, और एल्पाइन टुंड्रा कहाँ आपको देखने को मिला है, माउंटेन पे आपको देखने को मिल रहे थे। अभी बात कर रहे थे एल्पाइन टुंड्रा इज फाउंड इन हाई माउंटेन, आर्कटिक टुंड्रा इन हाई लैटिट्यूड। हाँ ठीक है, ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा।
इसके बाद में नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीसीज एंड इकोसिस्टम, इसको क्या कहेंगे, बायोजियोग्राफी कहते हैं। इथोलॉजी स्टडी ऑफ द एनिमल बिहेवियर को इथोलॉजी कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा ऑल द इंटरेक्टिंग पॉपुलेशन इन अ गिवन एरिया कॉन्स्टिट्यूट इस, ठीक है, इंटरेक्शन पॉपुलेशन, हाँ बहुत सारी है। ऑल द इंटरेक्शन पॉपुलेशन, बहुत सारी पॉपुलेशन का इंटरेक्शन क्या कहलाता है, कम्युनिटी कहलाती है। क्या कहलाएंगे इसको, कम्युनिटी कहलाती है। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 81 है द प्रोसेस बाय विच वाटर मूव्स फ्रॉम द सॉइल इनटू प्लांट्स रूट अप टू द लीव्स तक पानी जाता है। मिट्टी के कणों से होते हुए रूट्स के माध्यम से सीधे सीधे प्लांट्स ऊपर तक पानी जाता है, लीव्स में जाता है हमारा, तो ये क्या कहलाता है, ठीक है, इसको कैपिलरी एक्शन या फिर एसेंट ऑफ सेप कहते हैं। कैपिलरी एक्शन या फिर एसेंट ऑफ सेप के नाम से जानते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर द ग्रेजुअल चेंज इन स्पीशीज कंपोजिशन इन अ गिवन एरिया ओवर टाइम, कुछ समय बाद उसकी कंपोजिशन में चेंज आने लगता है हमारे एक स्पीशीज की, तो क्या कहेंगे उसको, उसको इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इसके कॉन्सेप्ट को बिल्कुल याद करके रखना। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा आ ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम विद सिमिलर क्लाइमेट्स एंड ऑर्गेनिज्म डिफाइंड एज, ठीक है, ऐसा ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम का है जिसको क्लाइमेट कैसा है, सिमिलर है वहां का, ठीक है, और ऑर्गेनिज्म भी, उसको क्या कहें, उसको हम बायोम कहते हैं इसको। इसके बाद में 84 है, पूछा है द वैरायटी ऑफ लाइफ in all its form and level of organization, तो variety of life is known as the biodiversity। biodiversity बोर्ड कहाँ है, ये हमारा चेन्नई कर्नाटक में है। इसके बाद में नेक्स्ट है इसमें if a population is growing logistically and reach its carrying capacity with what will likely happen to birth or death rates, ठीक है, यदि कोई जनसंख्या लॉजिस्टिक रूप से बढ़ रही है और अपनी वहन क्षमता तक पहुंच जाती है, तो जन्म और मृत्यु दोनों दरों के साथ क्या होने की संभावना है, ठीक है, बर्थ और डेथ रेट्स बिकम्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, तो सी ऑप्शन से अगर है ना अप्रोक्सीमेटली इक्वल देखने को मिलेंगे बर्थ और डेथ, कहाँ तक कैरिंग कैपेसिटी उनमें मैक्सिमम देखने को मिले तो। इसके बाद में इन an experiment, a bacterial colony show rapid initial growth that slow and stabilize, ठीक है, this grow pattern is best prescribed by, ये हमारे किसको है, ये जे शेप्ड हो जाएगा हमारा, ठीक है, बहुत तेज रैपिडली ग्रोथ हो गई, फिर यहाँ पे रुक गया, फिर इस तरीके से मूव, इसको क्या कहेंगे, जे शेप्ड कर्व हमारा हो जाएगा। जे शेप्ड हो जाएगा क्या है, अभी एक बार दोबारा से, रैपिड इनिशियली ग्रोथ, ठीक है, तो ठीक है, रैपिड इनिशियली ग्रोथ बिल्कुल, तो कर्व हमारा कैसा बनेगा, सीधा बनेगा हमारा, ठीक है, इसको सीधा कर्व हमारा बनेगा, ये पूछा है, ठीक है, तो इसको स्ट्रेट लाइन से हम लोग डिनोट करेंगे। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट है 87 है, पूछा है आ न्यू आइसलैंड फॉर्म फ्रॉम आ, ठीक है, वोल्केनिक इरप्शन, यानी ज्वालामुखी के बाद एक नया आइलैंड बन जाता है। द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू बी कॉलोनीज बैरन रॉक लाइकिन, लाइकिन वहां पे सबसे पहले बनाता है कॉलोनीज, पहला ऑर्गेनिज्म है जो, उसको एग्जांपल्स हमारे किसका है ये, ठीक है, तो इस ये बड़ा महत्वपूर्ण एमसीक्यूज है, तो ये एग्जांपल आपका प्राइमरी सक्सेशन, ठीक है, यानी ऐसी भूमि, ऐसी चट्टान जहाँ सबसे पहले जीव अपना जन्म लेता है,
ग्रोथ होती है वहां पे उसको प्राइमरी सक्सेशन कहते हैं। इसके बाद में 88 है। 88 में पूछा है इन अ फॉरेस्ट में एक जंगल है, इसमें डियर है, रैबिट्स है, बोथ फीड्स ऑन द सेम टाइप ऑफ द ग्रास। ठीक है, दोनों एक जैसी ही घास खा रहे हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल्स है, किसकी कम्युनिटी का। तो ये है, इनमें कंपटीशन हो रहा है, इनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो लॉस ऑफ जो सोर्सेस ऑफ हमारे कैसे हो जाएंगे, लिमिटेशन हो जाएंगे किसके, फूड के। तो आपस में कंपटीशन हो रही है। इसके बाद में नेक्स्ट है यू आर इन अ रीजन विथ टॉल ब्रॉड लीव्स ट्रीज अबंडेंट रेनफॉल बहुत ज्यादा हो रही है, हाई बायोडाइवर्सिटी है, विच बायोम आर मोस्ट लाइकली। तो ये हमारा कौन सा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सारी की सारी आपको करेक्टर्स मिल जाएंगे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 90 है और पूछा है इसमें विच सीक्वेंस करेक्टली रिप्रेजेंट द हायरार्की ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम सिंपलेस्ट टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स। तो सिंपलेस्ट हमारा से तो सबसे पहले हमारा क्या चीज, चार है, कम्युनिटी, पॉपुलेशन, ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले आएगा ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के बाद फिर क्या चीज बनेगी हमारी, पॉपुलेशन, फिर क्या बनेगा, कम्युनिटी, फिर हमारा क्या बनेगा, इकोसिस्टम। तो ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम एंड बी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू the lecture what is the primary reason to emphasizing there the characteristics of the biome। तो प्राइमरी रीजन का है to understand the geological formation। ठीक है, so students can quickly recall details during the exam to plan agriculture strategy। ठीक है, तो यही हमारा एक लेक्चर के हिसाब से एक हमारा प्राइमरी रीजन हो सकता है करेक्टर्स ऑफ द बायोम का। इसके बाद में 92 है, पूछा है इफ अ पॉपुलेशन एस ग्रोथ्स, ठीक है, इज प्लॉटेड हो गई एंड, ठीक है, एस ग्रोथ को हम प्लॉटेड कर रहे हैं एंड shows a steep continuous rise without living of it indicates। ये ठीक है, तो ये क्या इंडिकेट कर रही है, एक बिल्कुल हमारी कैसी है, कंटिन्यूस राइज विदाउट लिविंग ऑफ। तो कंटिन्यू तो का एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इसमें देखने को विद अनलिमिटेड सोर्स है, बी हमारा ठीक हो जाएगा इसका। 93 द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल नीचे इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इज एक्सप्लेन। ये क्या एक्सप्लेन कर रहा है, मतलब कहीं भी हाउ स्पीसीज मेक आ लिविंग, एक स्पीसीज कैसे रह रही है, इंक्लूडिंग इट्स हैबिटेट, उसका क्या है, रिसोर्सेज क्या है, और इंटरेक्शन क्या है उसका। ठीक है, तो एक स्पीसीज के बारे में जो भी प्राकृतिक संसाधन को यूज कर रही है उसको हम लोग नीचे कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 94 है माइक्रोराइजियल एसोसिएशन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ट्रीज आर एन एडेप्टेशन प्राइमरी फॉर। ये कैसे हैं, ये इसलिए है क्योंकि ये इनमें क्या होता है, माइक्रोराइजियल एसोसिएशन देखने को मिलती है क्योंकि वहाँ पे न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी ऑलरेडी पहले ही चल रही होती है, क्योंकि वहाँ पे रिसाइकलिंग बहुत फास्ट है और एनरिच न्यूट्रिएंट अपटेक स्पेशली फास्फोरस को अपटेक करते हैं, ठीक है, इन न्यूट्रिएंट पुअर सॉइल। तो बी हमारा ठीक हो जाएगा। तो माइक्रोराइजल जब भी बात आए तो हम लोग जिम्नोस्पर्म की तरफ के साथ साथ हम लोग के हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का भी सोचना पड़ेगा था। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनसीपीसी लेटर बाद में, उसके बाद में क्या होगा, एमओई हो गया था, अभी हमने दोनों डिस्कस कर लिया था 1972 1977। इन इंडिया वाज द सिग्निफिकेंट स्टेप बिकॉज ये क्या काम करेगा, mark the beginning of the formal environmental planning and coordination at the national level पे करेगा काम। ठीक है, तो ये हमारा ठीक हो जाएगा। इसके बाद में 96 है in the context of lectures the examples of a bee on orchid flowers used in a illustrate। हमारा किसका यूज, कॉन्सेप्ट ऑफ द बायोम है, कंपटीशन ऑफ द इकोलॉजिकल इंटरेक्शन स्पेशली म्यूचुअलिज्म और पॉलिनेशन का है। ठीक है, तो ठीक हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है 97 है, पूछा है व्हाट विच स्टेटमेंट बेस्ट समराइज द
इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रोफेसर रामदेव मिश्रास वर्क, अब इनने क्या थी, ही डिस्कवरी अ न्यू स्पीसीज, वेटसन घाट नहीं भैया, ही pioneered an institution of study ecological and an academic discipline in India। तो ठीक है, इकोलॉजी के बारे में जो लेक्चर्स इन्होंने दिए, जो कोर्स यहाँ से इन्होंने एकेडमी में शुरू किए थे इकोलॉजी के, तो ये हमारा सबसे ज़्यादा योगदान है, इसी की वजह से इनको इंडियन फादर ऑफ इकोलॉजी के नाम से जानते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट 98 है, considering the level of organization studying the impact of pesticides on all fishes in a lake would be investigation at the level, यानी सारी की एक पॉन्ड है और पॉन्ड में जो फिशेस हैं तो उनके बारे में ये अध्ययन कर रहे हैं। तो क्या एक वर्ड में अगर दिया जाए तो क्या टर्म इसका होगा, ठीक है, तो क्या होगा, ठीक है, बहुत सारी फिशेस, ठीक है, तो उसको हम क्या पॉपुलेशन कहेंगे। अगर एक पे अध्ययन करते तो ऑर्गेनिज्म होता, पॉपुलेशन हो, कम्युनिटी मतलब फिश के साथ साथ और भी ऑर्गेनिज्म वो कम्युनिटी में आ जाएंगे, और लिविंग के साथ नॉन लिविंग का भी अगर हम अध्ययन करते तो इकोसिस्टम में आ जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस बिटवीन द इमिग्रेशन एंड, ठीक है, इमिग्रेशन और एमिग्रेशन। तो इमिग्रेशन आए इसके मतलब कोई व्यक्ति हमारी कॉलोनी में आ रहा है, एमिग्रेशन मीन्स कोई व्यक्ति एक पॉपुलेशन से आउट हो रहा है, ठीक है, तो ये क्या है, दे प्रेजेंट अपोजिट इन डायरेक्शन अफेक्ट है, ये बी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा, एक पॉजिटिव है एक हमारा नेगेटिव है। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 100 है, पूछा है a key take away from the lecture's introduction to population growth curve is that the logistic model, इसको बी कर्व कहते हैं, is more realistic because, ठीक है, यानी लॉजिस्टिक से ठीक है, लॉजिस्टिक बी मॉडल जो मोर रियबिलिट है, क्यों है, इट इज assumes resources are the इन्फिनिट है, इट शो द कांस्टेंट ग्रोथ रेट करता है, इन इट इनकॉर्पोरेट द लिमिटिंग फैक्टर ऑफ एनवायरमेंट फैक्टर्स के बारे में कहता है। तो ये हमारा 100 है और यही ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा, इन कॉर्पोरेट्स ऑफ लिमिटिंग फैक्टर ऑफ द इंडिविजुअल फैक्टर्स, ठीक है। तो कुछ एमसीक्यूज यहाँ पे बड़े लेंथी थे, कॉम्प्लिकेटेड थे, क्योंकि जो हायर बायोलॉजी की कंपटीशन में पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये हमारे कितने आपको 100 एमसीक्यूज यहाँ से आपको देखने को मिल गए होंगे, और उम्मीद है यहाँ से आपको अच्छा लगा होगा, सेशन एंजॉय आपने किया होगा, बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशन आपको सीखने को मिले होंगे, नए वर्ड से आप यहाँ से परिचित रहे होंगे। तो उम्मीद है चैनल भी आप सब्सक्राइब कर लें।